This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है, जैसा कि आप जानते हैं। 2016 का मैं थीम भी आपको बताऊंगी और ये भी बात करूंगी कि सहाफ़त यानी जर्नलिज़म, जब इसका आज वर्ल्ड फ्रीडम आज़ादी का दिन मना रहे हैं हम सहाफ़त की, तो पहले सहाफ़त के बारे में कहा जाता था सिर्फ प्रिंट ही के हवाले से सहाफ़त का जिक्र होता था, मगर अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सहाफ़त यानी मीडिया जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही है। और अब ऐसा भी नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन आज का जो थीम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2016 का, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फंडामेंटल फ्रीडम, दिस इज़ योर राइट। अब ये क्या है, इसकी कितनी अहमियत है, या जो पिछले साल जो थीम था उसके मुताबिक ये वो जर्नलिज़म की जब बात करते हैं हम लोग चले या नहीं चले। पिछले साल 2015 में था फ्रीडम डे लेट जर्नलिज्म थ्राइव, जिसमें था टुवर्ड्स बेटर रिपोर्टिंग, जेंडर इक्वलिटी एंड मीडिया सेफ्टी इन द डिजिटल एज। बात करते हैं हमारे मेहमान से, आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलाउद्दीन हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिज्म की दुनिया में इनका बहुत पुराना नाम है और जाने माने जाते हैं। प्रेस क्लब के कई बार जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनसे जानेंगे और भी तारीख आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। हड्डियाँ रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सलाउद्दीन साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। मैं समझती हूँ जितनी डिटेल में आप बताएंगे ना सहाफ़त के बारे में, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि मैंने जस्ट रिसर्च की है। सलाउद्दीन साहब, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान की सहाफ़त की बात करें या उसकी आज़ादी की बात करें तो उसकी क्या हिस्ट्री है? बहुत तल्ख हिस्ट्री है पाकिस्तान की सहाफ़त की। उसकी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में सहाफ़त बहुत आज़ाद थी और अयूब खान का मार्शल लगा जब 1958 में, तो उसमें भी सहाफ़त पे कोई कदगन नहीं पड़ी। सेंसरशिप लगा दी गई थी, लेकिन वो एक हर मिलिट्री डिक्टेटर थोड़े दिन के लिए करता है, बाद में हटा देता है। 1963 में हुकूमत वक्त को, अयूब खान को और उस वक्त के पंजाब के गवर्नर कालाबाग को ये महसूस हुआ कि जैसे मीडिया जो है वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने एक काला कानून नाफिज किया जिसका नाम था प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963। उसके अंदर सारी पाबंदियां पैद कर दी गई थी कि आप कोई चीज़ छाप नहीं सकते, गवर्नमेंट से पूछे हुए कुछ दिखा नहीं सकते, अवाम को हक़ाइक़ नहीं बता सकते, हुकूमत की अप्रूवल लीजिए, एक सिविल सर्वेंट के ब्यूरोक्रेसी के पास समझाएं। तो उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, इतना बड़ा एहतजाज हुआ, मुझे याद है 1963 में ही, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था और पाकिस्तान की 3 बड़ी तंजीमें थीं। तीनों आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उस स्केल पे नहीं जो पहले थी। एक था ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, जो कि मालिकान की तंजीम है, तमाम अखबारात की तंजीम है। उसमें आज ऐड हो गई है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, जिसमें यह कि आपके टेलीविज़न के मालिकान अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं। सही सही। फिर एक थी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर सोसाइटी, CPNE। उसमें भी अखबार के जितने मुदीरान थे वो उसके मेंबर थे। अलग अलग 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक मालिकान की थी, एक मुदीरान की थी। फिर एक थी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो आमिल सहाफ़ियों की अंजुमन थी, जो हम जो आप काम करते हैं। तीनों ने एक प्लेटफॉर्म से उस दिन स्ट्राइक कॉल की और मुझे याद है प्रेस क्लब में इतना बड़ा जलसा हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान से लेकर वेस्ट पाकिस्तान जितने बड़े बड़े एडिटर हजरात थे और बड़े बड़े सहाफ़ी थे, सब आए और इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख में देखा नहीं गया था सहाफ़ियों का। हमने उन सबको मिलकर के उसको अपोज किया 1963 को, ये ब्लैक लॉ है, उसको हटाओ, इसलिए कि हम पे कदगनी जारी है। अवाम के हक है जानना, हम उसको इंफॉर्मेशन तक रसाई हर एक की होनी चाहिए, पहुंचा देते हैं हम। आप उस पर मेरे कदगन लगा रहे हैं, हमारा काम ही कोई नहीं रह गया। फिर हम हुकूमत के कारिंदे बन जाएंगे, माउथपीस बन जाएंगे। तो आपका पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान काफ़ी है। उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन नहीं था, लेकिन रेडियो पाकिस्तान था। पाकिस्तान टेलीविजन 1966 में आया। तो अब ये जब हुआ तो प्रॉब्लम ये कि उसके बाद फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई कि आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रगल 22 साल चलती रही। 1988 में जब ज़िया-उल-हक का इंतकाल हुआ प्लेन क्रैश के अंदर, तो इंटरिम गवर्नमेंट आई जिसमें कि एक मिनिस्टर वज़ीर इत्तलात थे सिंध के, वो मिनिस्टर वज़ारत थे और ग़ुलाम इसाक़ खान इंटरिम प्रेसिडेंट थे।
उन्होंने फिर इसको जब जर्नलिस्टों का प्रेशर पड़ा कि साहब ये हटाएं, हमारा बहुत पुराना मुतालबा है, तो उन्होंने उसको हटा दिया, स्क्रैप कर दिया। उसके बाद वो हट गया। लेकिन जब मीडिया को बूस्ट आया वाकई, वो मुशर्रफ के ज़माने में आया 2001 में, जब उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को खुद ही परमिशन दे दी कि जो मतलब आप देखना कितने, और आज दुनिया भर की चीज़ें बहस हो रही। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा कि सहाफ़त के साथ जिम्मेदारी साथ जाती है। सहाफ़त के मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी चीजें बातें कर दें। पूछने लगी थी कि फिर सहाफ़त की आज़ादी हो गई तो उसका मीनिंग क्या लिए जाते हैं, उसका मकसद क्या है? हाँ, मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है? देखिए अंग्रेजी का एक तर्जुमा है, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। और उसकी कहानी ये कि न्यूयॉर्क में एक आदमी जो था वो झूमता झामता चला था, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। व्हाइल ही वाज डूइंग दिस ऑन द स्ट्रीट, ही हिट द बोन ऑफ अ जेंटलमैन कमिंग फॉरवर्ड। तो कोलैप्स हो गया, वो गिर गया, उसने झाड़ा, कहने लगा, ए मैन, योर फ्रीडम एंड्स व्हेन माय नोज बिगिंस। तो अब ये पागलपना नहीं होना चाहिए। सहाफ़त के मतलब जिम्मेदारी के होते हैं, और सहाफ़त का मतलब ये भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ अवाम में हकीकत होते हुए भी न ली जाए जिससे माशरे में खलफशार पैदा हो। ये चीज़ भी है कि हकीकत होते हुए ना लेके जाए, तब माशरे में खलफशार अगर पैदा हो रहा है तो ये सहाफ़त नहीं है। उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आप उससे अपने तक रखें, माशरे को तब पुरसुकून रखें। अगर आप समझते हैं कि कोई ख़ास चीज़ बिल्कुल क्रूड फॉर्म में दिखा दी जाएगी तो हो सकता है उससे गड़बड़ पैदा हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके सामने। क्या फ़ायदा, आपका माशरा बिगड़ जाएगा। तो आप वो चीज़ें दिखाएं और ऐसे रंग में दिखाएं कि आवाम तक मैसेज भी पहुंच जाए कि साहब ये खराबियां कमजोरियां आ रही हैं माशरे में, लेकिन इसका तदारुक भी है, ये करना तो चाहिए। आज जब आप ये बात करते हैं और इसका मीनिंग हम इस तरह लेते हैं कि इसका मीनिंग ये कि अगर माशरे में कोई खराबी पैदा होती है तो उस सच्चाई को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस अंदाज में पॉजिटिव वे में जो है उन तक बात जरूर पहुंचाई जाए, लेकिन पॉजिटिव वे में। मगर सलाउद्दीन साहब, आज जब हम सहाफ़त की बात करते हैं तो क्या सहाफ़त कुछ ज़्यादा ही आज़ाद नहीं हो गई है? मेरे जहन में एक सवाल हो रहा था जब प्रोग्राम जब आप शुरू कर रही थी, तो अपने तारुफी कलमात अदा कर रही थी, मेरे जहन में सवाल उठा कि क्या मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से अपने आप को सहाफ़ी कहलाने पे फ़ख्र महसूस करूँ या शर्मिंदा हूँ? देखिए, उसकी वजह यह है कि मैंने एक ज़िंदगी गुजार दी, अपनी सारी ज़िंदगी दे दी, सही, और टेलीविज़न पे भी आपके साथ बैठा हूँ, सही। तो वक्त के साथ साथ अखबार बदल दी जाती हैं, तब तब्दीलियाँ आ जाती हैं माशरे में, मीन्स बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो आज टेलीविज़न जो है मोस्ट पावरफुल मीडिया है दुनिया भर के अंदर। प्रिंट मीडिया इतना पावरफुल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसलिए कि आपको विजुअल दिखा रहा होता है वो। तो आज मैं जब इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा, जवाब कहते हैं, मुझे एक सवाल में अंदर से जो आया कि सलाहुद्दीन, आज़ाद सहाफ़ी जो हैं वो आज़ादी सहाफ़त के नाम पे आज़ाद तो हो गए, लेकिन अपने ज़मीर के कैदी बन गए। उसकी वजह यह है कि उनको ये एहसास नहीं कि हमने क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी। हर चीज़ भोंगे तरीके से, अगर भोंडे तरीके से आप दिखा रहे हैं तो आप सहाफ़त नहीं कर रहे, ये जर्द सहाफ़त से आती है, ये गैर जिम्मेदारी का बयान। ये है, हो रहा है, अफसोस का। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब भी हैं उसमें यही करते हैं। और फिर एक हम पे इल्ज़ाम लगता है कि जनाब फला आदमी जो है, फला आदमी जो हुकूमत से पैसे लेता है या तो फिर सलाउद्दीन साहब, इसमें जब हम येलो जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम किसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे? क्या ये जो फ्रीडम इतना मिला ये रीज़न है? बहुत से लोग हैं, मालिकान जो मीडिया हाउस चला रहे हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कुछ कारोबारी हजरात हैं जो मीडिया हाउस चला रहे हैं, उनके कारोबार पे अगर जद पड़ती है तो वो फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये फिनोमेना दुनिया भर में है। आप वाशिंगटन में चले जाएं, न्यूयॉर्क टाइम को देख लें, लॉस एंजल्स टाइम को देख लें, संडे टाइम को देख लें, गार्जियन को देख लें लंदन में। ये बड़े बड़े अखबार हैं दुनिया के, बहुत बड़े, और इनकी बहुत ज़्यादा इनकी इथिक्स हैं, इस्टेब्लिश नोन इथिक्स हैं, उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं हालत पे। लेकिन वहाँ पे भी कॉर्पोरेट सेक्टर इन्फ्लुएंस करता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि एडिटर और मालिकान कितना है कि उसकी लालच में आता है कि नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर उसके मिलियंस ऑफ पाउंड्स या मिलियंस ऑफ डॉलर उसको एडवर्टाइजमेंट मिल रहे हैं और वो क्लाइंट कहता है जी मैं तो नहीं करता, आपने गलत खसाब थी, मैं तो विड्रॉ करा हुआ, तो उसको उसका इम्तहान होता है कि उसको हाँ करे या ना करे। अगर हाँ कर देता है तो ज़मीर का कैदी नहीं रहा, वो ज़मीर का उसका जागता ज़मीर का इंसान बन गया। अगर बन गया कैदी तो आपने अपने आप को बेच दिया। तो ये प्रॉब्लम दुनिया भर में आ रही है, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का माशरा भी इतना डेवलप नहीं है, तरक्की पसंद नहीं है। हमें मंजिल में बहुत आगे जाना है, हम तो खुद एक असीरी से निकल के दूसरी असीरी मुत्तहद है, ये मसला है। अच्छा, जब अब हम सहाफ़त पे बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा एक जर्नलिस्ट की तरफ आ जाते हैं, सहाफ़ी की तरफ आ जाते हैं। हमारे जब पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, जिस तरह आपने बताया कि बाहर और यहाँ पे। यहाँ का सहाफ़ी की क्या वो उस वक्त वो रिस्पेक्ट है, वो उसको मकाम दिया जाता है जो उसका होना चाहिए, या उसने खुद ही इस मकाम को जो है खो दिया है? नहीं, मकाम तो मिला। देखिए ना, आज का सहाफ़ी आज भी वो है, बिल्कुल है। आज का सहाफ़ी जो है, वो अखबार का एडिटर हो
या टीवी एंकर पर्सन हो, ये मैं आपसे जरूर अब आगे भी सवाल करूंगी, या डायरेक्टर हो टीवी का, न्यूज प्रोड्यूसर का, प्रोडक्शन डायरेक्टर हो, कोई भी प्रोडक्शन डायरेक्टर की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितने मालिकान की टीवी एंकर की होती है। टीवी एंकर आपको स्क्रीन पे नजर आता है, प्रोडक्शन डायरेक्टर आपको पीछे से गाइड करता है। जिम्मेदारी तो सही बात कही आपने सलाउद्दीन साहब, होती है। इसी पे सवाल मुझे बाद में करना था, लेकिन चलें पहले कर लेती हूँ। मगर ये बताइए आपके मजमूई तौर पर इस वक्त के कौन ज़्यादा अहमियत रखता है सहाफ़त में? अब किसकी वैल्यू है, मालिक की, एडिटर की, रिपोर्टर की, या वो पर्सन जो कि एंकर पर्सन है? मजमूई तौर पे सबके, रिपोर्टर की नहीं कहूँगा मैं। रिपोर्टर बेचारा बड़ा मासूम होता है, उसको कुछ नहीं मालूम, उसका हाथ में कुछ नहीं है। उसका काम तो ये है कि चले जाओ, ये रिपोर्ट कर दो, आप उसको लाइव दिखा रही हैं स्पॉट से, ये बाद में रिपोर्ट कर रहा है। जो आदमी प्रोग्राम कंडक्ट करता है एंकर पर्सन, उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोग्राम को ऐसे नहज पे लेके चले जहाँ पे कि उसका जो नाजरीन जो है वो उससे सबक सीखें कि हो रहा है, उनकी मालूमात में इजाफा हो। लेकिन उसको साइमल्टेनियसली उसको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि लड़ाई झगड़ा अवॉइड करे, तहजीब के दायरे से ना निकले, पैनलिस्ट को ना निकलने दे। ये देखते हैं पैनलिस्ट सब झगड़ते हैं आप उसमें। सही। सलाउद्दीन साहब, आपने जिम्मेदारी तो बताई कि एंकर पर्सन की, लेकिन मैं आपसे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछती, वैल्यू क्या उस चैनल के मालिक की है या उस अखबार के मालिक की, एडिटर की, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और वैल्यू जो है वो उस अखबार के मालिक की है, इसलिए कि उसने पैसा लगाया होता है, वो उसका मालिक है। तो जो वो कहेगा फिर उसके मुताबिक ही होगा। बिल्कुल यही होता है। फिर सहाफ़ी कहाँ गया? उसकी सहाफ़ी तो बेचारा मजलूम है, वो तनख्वाह लेता है। यही सवाल मैं आपसे। सहाफ़ी तो बेचारा मजलूम है, वो तनख्वाह कुछ चाहता भी कुछ चीज दिखा दे तो मजबूरी कि नहीं है मत दिखाओ, तो फिर क्या करेगा बेचारा, या तो नौकरी छोड़ दे। अच्छा, आज जो नौकरी है वो हमारे ज़माने की नौकरी नहीं है कि चंद हजार रुपए मिल जाते थे और हम काम करते थे, नहीं मिलेंगे दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। अब तो माशाल्लाह एक लाखों में बल्कि करोड़पति हैं एंकर पर्सन, कई तो बहुत सारे मेरे साथी हैं। मुझे खुशी है कि चलिए अच्छा है, एक उनकी खुशहाली का काम हो रहा है, घर है, बारह लग रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छे हैं, चला रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको भी कभी कभी अब उस चीज़ को छोड़ते हुए उनको दुख लगेगा। मैं अगर फर्स्ट के 10,000 रुपये की तनख्वाह पे आज से 25 साल पहले काम करता था किसी अखबार में रिपोर्टर के हैसियत से, न्यूज़ रीडर के हैसियत से, तो मुझे अगर फर्स्ट ईयर निकाल भी दिया जाए किसी मालिका ने, तो मुझे फिक्र नहीं होती कि जब 2-4 और अखबार कोई ना कोई ले ही रहेगा, या कम से कम फ्रीलांसिंग कर लेंगे, बहुत सारे अखबार है बाहर के, उससे आप निकाल लीजिए। अब इस एंकर को निकालने तो 40-50 लाख रुपए वाला वो क्या जाएगा, छोड़ो यार, ये सुन लो बस, यही ठीक है, सब कुछ है। तो ये मजबूरी है, वो मालिक के जमीन का कैदी वो खुद बन जाता है, मजबूरी है उसकी। लेकिन मालिकान को चाहिए कि मालिकान का रोल बहुत बड़ा है। मालिकान चूंकि पैसे वाले लोग होते हैं, असर रसूख वाले लोग होते हैं, वो अपना स्कोर पर्सनल सेटल करते हैं कि फलां प्राइम मिनिस्टर जो है या फलां असेंबली का मेंबर जो है या फलां सेनेटर जो है वो उनके साथ ही पड़ा हुआ है, उठा हुआ है, बैठा हुआ है, वो मुझसे क्यों आगे निकल रहा है, मुझसे क्यों तनकीद कर रहा है मेरी पॉलिसी में, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए कभी, ये गलत चीज़ है। आपको अपनी ज़ातियात अलग करनी पड़ेगी, सहाफ़त के शोबों की जो उसकी खूबियां हैं उनको अलग करनी पड़े। तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में आपको नजर आ रहा है कि इस तरह का दौर वापस पलट के आएगी कि जहां पे वैल्यू आपकी? उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। उसकी वजह यह है कि देखिए दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले अगर आप देख लें तो मिलिट्री कू हो जाते थे बहुत से ज़माने में, घाना में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अल्जीरिया में, बहुत से ज़मानों में। 10 साल से आपने किसी कू का नाम नहीं सुना होगा। दुनिया में वो बदल गया है, सिस्टम बदल गया है। अब कू एक हिकारत की नज़र से देखा जाता है। तो अब ये होता है कि पाकिस्तान में भी जहाँ नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा लीक्स की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, या इमरान खान ने धरना दिया था पिछले 2014 में 4 महीने तक, तो अंपायर खड़ी करने की बात कर रहा था, तो ये सही थी कि आर्मी उस वक्त बिल्कुल पोजीशन में थी और उसने डिस्कस भी किया उसको कि जब ये पीटीवी पे हमला हुआ और जब पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग घुसे तो उस वक्त आर्मी तैयार थी टेक ओवर करने के लिए कि नवाज शरीफ को हटा दो, मुल्क टूट रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन किसने, राइट शरीफ ने कहा नथिंग डूइंग, डू नॉट फोल्ड द सिस्टम, लेट्स हेल्प द सिस्टम। इमरान खान करते हैं, करने दीजिए। और उन्होंने पुलिस से कहा कि आप निकाली जाके, आर्मी भी गई अंदर, उनसे कहा जी आपकी हदी है, बाहर चले जाए। तो आर्मी सेव द सिस्टम, डेमोक्रेसी। आज की आर्मी जो है राहल शरीफ के अंडर में, कल की बात नहीं करता मैं, कल मुस्तकबिल की, आज की आर्मी राहल शरीफ के अंडर में, मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं है कि ही इज अपीयरिंग एज अ गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी रादर देन यूजर्पर ऑफ राइट। बिल्कुल सही बात है ये, और ये बिल्कुल इसने साबित कर दिया है। आज भी आप देखें नवाज शरीफ पे कितनी भद्र हो रही है, किस किस्म की तनकीद की जा रही है, कितने हमले उस पर किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्मी उस अकेली खड़ी हुई बीच में नहीं बोल रही है। लेकिन साइमल्टेनियसली
मीडिया का ये रोल है कि उन हक़ाइक़ को बेनकाब करे कि जिसको जो कि दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है। अपना मीडिया अपना वो रोल अदा कर रहा है जो उसे करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे हम ये भी देखते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग कि हम देखते हैं कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो एंटी आपके गवर्नमेंट हैं, कोई गवर्नमेंट ये हमेशा से रहा है। पहले तो खैर एक पीटीवी ही हुआ करता था जो गवर्नमेंट किसी भी चैनल को, किसी भी अखबार को ये इख्तियार हासिल है, कुल्ली इख्तियार हासिल है कि वो अपने मर्जी की पॉलिसी इख्तियार करे। अगर मुझे किसी को तनकीद करने का इख्तियार हासिल है तो मुझे ये भी तनकीद इख्तियार माशरे की तरफ से हासिल है, रियासत की तरफ से हासिल है कि मैं चाहूँ तो हुकूमत के प्लस पॉइंट दिखाऊँ और तारीफ करूँ, ये मेरा हक है। सही। आप किसी को रोक रहे, आप अपना नुक्ता नज़र दीजिए, मैं उससे डिफर कर सकता हूँ। मैं अपना इख्तिलाफ राय जमहूरियत का उसूल है और जमहूरियत माशरे को आगे बढ़ाता है। तो इसमें तो कोई तनकीद है, आपकी एक पॉलिसी एक चैनल की या एक अखबार की कि हुकूमत को सपोर्ट करना है, ठीक है, तो आप उसे करिए, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है आपकी पॉलिसी अपोज करना है तो आप अपोज करते वक्त ये ख्याल रखिए कि बैलेंस हाथ से न छूट जाए, आप एक तरफा ना शुरू हो जाए। क्योंकि आज का जो आपका व्यूअर है या आपका वो जो पढ़ने वाला आप ज्यादा समझदार है, आपसे ज्यादा समझदार है, उसको इतनी अवेयरनेस है कि कौन क्या बात कर रहा है और क्या वो सही है या गलत है। आगे बढ़ने से पहले सलाउद्दीन साहब ये बात ना करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, निजी चैनल जिस तरह आए, उनके आने से प्रिंट यानी अखबारात की अहमियत कुछ कम हो गई, क्या ऐसा है, हकीकत है इसमें? नहीं, देखें, अगर ये बहुत ज़माने से बहस चली थी, जब पाकिस्तान में टेलीविज़न आया 1966 में और 1976 में कलर हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न, तो जब पाकिस्तान से हम जंग लड़ रहे थे हिंदुस्तान से 65 की, तो लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट, लाहौर में टेलीविज़न शुरू किया था, कराची में नहीं आया था। 66 में सारे मुल्क में आ गया और 76 में भुट्टो साहब की जब सालगिरह थी 7वीं 8वीं इक़्तिदार की, तो उन्होंने कलर टेलीविज़न स्टार्ट कर दिया। जब से कलर टेलीविज़न चला आ रहा है, मुशर्रफ के ज़माने में उसको बूस्ट मिला के बहुत सारे प्राइवेट चैनल आ गए, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आज भी ये बहुत, इससे बहुत पहले से ये बहस चली आ रही थी। जैसे बरतानिया में टेलीविज़न था, अमेरिका में टेलीविज़न था, तो लोग कहते हैं कि अगर जो अखबारात हैं उनकी वक़्त कम हो जाएगी, इश्तारात कम हो जाएंगे, टेलीविज़न पे इश्तार चले जाएंगे, लेकिन नहीं हुए ना। न्यूयॉर्क टाइम के को उतना ही रेवेन्यू मिलता रहा, उतनी एडवर्टाइजमेंट मिलता रहा, वाशिंगटन पोस्ट को उतना ही मिलता रहा, टाइम्स को उतना ही मिलता रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया को उतना ही मिलता रहा, गार्जियन को उतना मिलता रहा, पाकिस्तान के डॉन को उतना ही मिलता रहा, जंग को उतना मिलता रहा। तो अगर अखबार सही तरीके अपने काम चला रहे हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो पाकिस्तान टेलीविजन। इसलिए कि जहाँ मीडिया पे तो आपने स्क्रीन पे दिखाया, चलिए वीडियो मौजूदा वीडियो की तरह, ये तो चीज आपके हाथ में कैसी जो हर वक्त आप सामने रख के पढ़ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है मीडिया, प्रिंट मीडिया की वैल्यू कभी नहीं खत्म होगी। तो आपने आज भी देखा कि अगर इतने सारे टेलीविजन आ रहे हैं तो हर टेलीविजन के साथ एक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, अखबार भी आ रहा है, जरूर आता है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और चीज, कहाँ फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ी सी बात ये करूंगी इस हवाले से, जिस तरह आपने कहा अगर चैनल आता है तो उसका अखबार भी हमने देखा कि ज़रूर आता है। खुद हम जिस चैनल से वाबस्ता हैं उसके 2 अखबार आते हैं, उर्दू अखबार भी है और इंग्लिश अखबार भी हमारा आजकल ऑन टाइम्स। जी बिल्कुल, बात करेंगे। लेकिन उस तरीके से जिस तरह हमारे चैनल दिन ब दिन आते चले गए, उस तरह अखबार, कोई नया अखबार अपनी जगह नहीं बना पाता हमारी। उसकी वजह ये उसकी स्कोप उसका कम हो गया है। देखिए, वही आज भी हमें उसी अखबार पे नहीं, 9/11 के बाद दुनिया की मईशत में एक तब्दीली आई। फिर उसके बाद 2004 या 2005 में एक रिसेशन आया दुनिया में, जहां अमेरिका की पोजीशन तक बदल हो गई, ऑयल क्राइसिस बढ़ गई, $108 पे ऑयल बढ़ गया, दुनिया परेशान हो गई। और फिर आपका रुपया डिवैल्यू हो गया, 108 पे चला गया। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि 105 पे आके रुक गया है, 92 तक आया था, फिर 105 पे आ गया। तो ये आपकी गलत फहमियाँ कि जो आपने आप जो मईशत दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरे पेमेंट नहीं हो रहा आपको, इसलिए कि 92 से आके वापस जाना रुपया, इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं कमजोरी मईशत में आई है आपकी। तो बहरहाल उसको छोड़े, ये दूसरा सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि आज अखबारात, डॉन और वो बड़े बड़े अखबारात जो कि कभी गवर्नमेंट, मैं खुद 5 साल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ, इनके अंदर मेरे हाथ से एडवर्टाइजमेंट निकलते थे। मैं जो याद है कि डॉन और जंग 2 बड़े ऐसे अखबार थे जो हमारे एडवर्टाइजमेंट नहीं इस्तेमाल करते थे कि नहीं जी आपका रेट बहुत कम, पर जगह नहीं है। इसलिए कि दुनिया, उनके स्टॉक मार्केट, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल को एडवर्टाइजमेंट देती थी, बैंक से एडवर्टाइजमेंट देते थे जिनके रेट बहुत हाई थे, तो हमारे इश्तहार वो नहीं लेते थे। आज उन्हीं अखबारात को मैं देख रहा हूँ कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मुल्क की मईशत ठीक नहीं चल रही है, बैंक्स फोल्ड हो रहे हैं, बैंक के डिपॉजिट कम हो रहे हैं, मुल्क की स्टॉक मार्केट गिर रही है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज वो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट लेने पर मजबूर है, जंग भी और डॉन भी, तमाम वो बड़े अखबार जो कभी नहीं, मजबूरी हालात बदल। इसलिए कि दुनिया में भी, अमेरिका में भी देखें, अभी रिसेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वहाँ जॉब
अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा अगर जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो गया तो 3% का था, जो दुनिया में सबसे कम था। वो 9% तक गया, अब वो 6% पे आकर रुका हुआ है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट सदर ओबामा की तमाम हिदायत काविशों के बावजूद आज भी उसमें कमी नहीं आ रही है। तो कोई ना कोई तो मसला आ रहा है ना कहीं। एग्जैक्टली। सलाउद्दीन साहब, मजीद इस पर बात करते हैं कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मना रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि उसका हमने कितना फ़ायदा उठाया, यानी ये और मजीद जानते हैं। सलाउद्दीन साहब हमारे साथ हैं, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आज मनाया जा रहा है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं सलाउद्दीन हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हो रही है कि भाई फ्रीडम है क्या, प्रेस की फ्रीडम का क्या गलत मतलब तो नहीं लिया जा रहा। ये तमाम बातें हम कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, और बात यहाँ करेंगे थोड़ी सी कि जब इस पर बात की जाती है सहाफ़त की आज़ादी की, आज़ादी वर्ड हमारे यहाँ कुछ नेगेटिव भी ले लिया जाता है, कोई अखलाकियात के पहलू भी हैं हमारी इस जर्नलिज्म में? सहाफ़त सारी की सारी अखलाकियात है। हाँ, उसकी वजह यह है कि मैंने कहा ना कि आपके ऊपर आज़ादी के मतलब जिम्मेदारी की हो जाती है। बगैर जिम्मेदारी की आज़ादी नहीं कहलाती। फिर वो बेसरोपा आज़ादी होती है जिसकी कोई सर न पैर होता है, और कोई ऐसी आज़ादी मादर पिदर जिसे कहते हैं उर्दू में, गलत चीज़ है ये, माशरे की तबाही का बाज बनती है। आज़ादी का मतलब मेरे पास ये है, अगर मेरे पास कुछ खबरें ऐसी हैं जिन पर मैं समझता हूँ कि अखलाकियात असर नहीं होती, लेकिन इस खबर को जाना चाहिए अवाम में, इसलिए कि ये अवाम के से फ़ायदे में है, सही, तो मैं उस खबर को रिलीज़ कर दूंगा। अगर मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, खबर रिलीज़ कर या लिखने बैठा हूँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि ये खबर रिलीज़ कर दूँ मैं, तो किसी औरत की बेइज्जती भी हो जाएगी, उसकी शादी का मसला भी आ जाएगा, उसकी दुनिया लान तान भी करेगी। तो ये अखलाकियात नहीं है कि मैं उस औरत को लेकर के आऊँ, सामने उसका नाम लेकर के आऊँ। तो अक्सर आपने टेलीविजन पर देखा होगा, कभी कुछ खुशी होती है कि वो पर्दे स्क्रीन डाल देते हैं उसके चेहरे के ऊपर, लेकिन नाम नहीं लिखना चाहिए कभी, दुनिया में कहीं नहीं नाम लिखा है। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे टेलीविजन स्टेशन में दुनिया में बड़े बड़े CNN वगैरह पे मुलजिम का नाम नहीं लिखा जाता जब तक जुर्म साबित ना हो जाए। मुलजिम का नाम उस वक्त तक नहीं दिखाते, ना तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं ब्लड करके, लेकिन नाम नहीं लिखते कि पता नहीं कल अगर ऑनरेबली कोर्ट से उठ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, वो आप पे डेफेमेशन कर देगा। और हमारे मगरबी ममालिक में डेफेमेशन का सूट का बहुत सारे डैमेजेस फाइल होते हैं फौरन। ये तो रूल्स एंड एथिक्स हुए ना, एथिक्स बहुत बड़ी अखलाकियात बहुत बड़ा असर प्ले करती है। आपका सारा जो काम है प्रोफेशनल, वो सारा आपका सारा अखलाकियात गवर्न करता है, ज़मीर गवर्न करता है आपका। तो ज़मीर के साथ आपके साथ जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। नहीं है। एक और चीज़ में आता हूँ, आपने इसकी बात की अखलाकियात की, ये ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला चलता है टेलीविजन पे, हर 2 मिनट ज़्यादा नहीं हो गया है? मैं मुझे कभी कभी हंसी आती है। रेटिंग चाहिए क्या? ये रेटिंग भी तो आ गया ना, एक महानूर कभी कभी हंसी आती है। देखिए, रेटिंग का सिलसिला अपनी जगह ठीक है, रेटिंग होनी चाहिए, चलिए भाई, इसलिए क्या रेटिंग हर जगह। ये भी अखबारात में ABC सर्कुलेशन होती है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, वो सर्टिफिकेट इशू करते थे किस अखबार की सर्कुलेशन कितनी है, ताकि उसी हिसाब से गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट और उसी हिसाब से उसके निर्ख मुकर्रर किया जाए। अच्छा, अखबारात में ब्रेकिंग की न्यूज़ का कोई कॉन्सेप्ट है? है ही नहीं, वो तो 24 घंटे बाद निकलेगा, कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी वहाँ पे? मतलब हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट एक है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया हो, जैसे कि फर्ज कीजिए कि बोरी बाजार में आग लग गई हो, 300 आदमी मर गए हो। अब अखबार तो सुबह आएगा, शाम की आग लगी हुई है, 200-250 लाशें निकल चुकी हैं, तो फिर जमीमा निकल जाता है, जमीमा कहते हैं उसे। वो एक पेज का होता है, जंग, अखबार निकल गया, 300 आदमी मर गए, बोरी बाजार में आग, आतिशबाजी चली। मुझे याद है, मैं 4 अप्रैल 1977 को मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहा था, एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो मैंने देखा कि कस्टम हाउस में बिल्कुल खामोशी सन्नाटा है बिल्कुल। जब मुझसे कस्टम हाउस से पूछा, मैंने कहा सामान ला के मैंने काउंटर पर रखा, मैंने कहा जी इसको चेक कर लें आप, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कहने के ठीक है जाइए। तो मैंने कहा अब क्या बात है यार, आज लोगों का ऐसा, सलाउद्दीन कहाँ से आ रहे हो, खैरियत है, तुम आज मुझे पहचाने से करने के जाओ। जब मैं बाहर पहुँचा तो मेरी वाइफ खड़ी हुई थी सुबह 4 बजे गाड़ी लेकर के, आओ सादी, तो कहने लगे कुछ गड़बड़ है, बहुत शायद में सन्नाटा है, खूब कालम है। तो मैंने कहा अच्छा, और नॉर्मली उस जमाने में 4 बजे सड़कें आम चलती रहती है गाड़ियाँ। जैसे ही मैं घर पहुंचा 4:45-5 बजे, मुझे जंग के अखबार वाले ने भुट्टो को फांसी दे दी गई। अब मैं वो पार के सारा काम थका, 16 घंटे की फ्लाइट करके आया था, मैं थका हुआ था,
मैं उसको उठाया और गाड़ी उठाई, वैसी शलवार कमीज बल्कि नाइटी पहने हुए मैं दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर पर उनके पीपीआई में था, मैं राडियो ऑन की, बुट्टू हैंग बुट्टू हैंग बुट्टू हैंग से और जब मैं 8 बजे मेरे एडिटर आए, कहने लगे सलाम साहब आपको पता बुट्टू हैंग हो गए। मैंने कहा जी मैंने पूरी कॉपी भर दी है डिटेल से। और फिर मैं प्रेसिडेंट हाउस से फ़ोन किया, आईएसआई को फ़ोन किया, CIA को फ़ोन किया कि भाई क्या हो रहा है सबके, लंदन फ़ोन किया कि प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड क्या कह रहा है, तो चीजें तो लेकिन वो थी ब्रेकिंग न्यूज के बहुत बड़ा हादसा हो गया था, दुनिया की तबाह। यहाँ तो आप क्या हाल है अब यहाँ ब्रेकिंग न्यूज से क्या मेयार रह गया है? जाती है नहीं आग तो चली लग गई, बड़ी आग लग गई, बल्दिया कॉलोनी में आग लग गई, टेक्सटाइल मिल जल गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये कि अब यहाँ पे एक दीवार गिर गई, 2 बच्चे मर गए, ये टेलीविजन के लिए कहाँ से खबर बन जाती है भाई? ऐसे तो रोज 500 हादसा होते हैं, तो इसको कहाँ तक? सलाउद्दीन साहब यहाँ पे अखलाकियात का पहलू कहाँ चला जाता है? ये तो फिर आपकी वो नहीं ये सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्शन, सेल्फ प्रोजेक्शन अपने आप को मीडिया रेटिंग का सिस्टम पूरी दुनिया में है या सिर्फ हमारे यहाँ ही है? नहीं है, ब्रेकिंग है, CNN पे भी है, फॉक्स न्यूज़ पे भी है, मगर वो ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया या बहुत बड़ा वाकया हो गया तो ब्रेकिंग के लिए तो उसको ब्रेकिंग न्यूज ले आते हैं वो, और उसमें 2 मिनट के बाद उसको एंकर को डिटेल क्या है बताओ, इसलिए अपने जो नुमाइंदे स्पॉट पे उनसे उनको ले आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन सवाल ये कि ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं होती कि चूहे पेशावर में निकल गए, ब्रेकिंग न्यूज चली आई, ये क्या ब्रेकिंग न्यूज? मजाक बना रहा है महाराष्ट्र का। सेकेंड थिंग ये है कि यार रेटिंग का सिलसिला जो है, रेटिंग का सिलसिला बुरा नहीं है, अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन रेटिंग का सिलसिला इससे नहीं बना चाहिए कौन अखबार की, कौन टेलीविजन कितनी जल्दी खबर देता है। खबर वो हो जैसे कि जरदारी साहब अरेस्ट हो गए, बिलफर्ज माहौल में कर रहा हूँ, या नवाज शरीफ स्टेप डाउन हो गए, पनामा लीक पे बहस चल रही, नवाज शरीफ इस्तीफा दे दिया, वो ब्रेकिंग न्यूज हो गई, जाहिर है सारी दुनिया देख रही है उसको, वो है ब्रेकिंग। गाड़ी पे हादसा हो गया, 2 मर्दान में हुआ है, 2 बच्चे मर गए। सलाउद्दीन साहब फिर कोई ये कहना क्या हुकूमत वक्त जो है फिर सेंसरशिप की कोई पॉलिसी है उसकी तरफ लौट रही है या नहीं? ऐसा कुछ होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? कायदे कानून तो सब है आपके पास पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके सरबराह आजकल एक सहाफ़ी हैं, और वो, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि उन्होंने 1-2 ऑर्डर ऐसे इशू किए TV चैनल्स को जो मेरा ख्याल उनके उसमें इख्तियारात में नहीं आता। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा फलां प्रोग्राम मत बशर करो, चीज़ें शिया सुन्नी फसाद नहीं फैलाएगा, ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे एतराज़ करना चाहिए कि आप माशरा तंग ना हो, जैसे उनका ना खदशात बताओ तो बेकार। लेकिन ये कि अगर कोई हादसा हो रहा है तो बगैर फिरके का नाम लिया आप तो कह सकते हैं ना कि जंग जदल हो गई, फायरिंग हो गई, टीयर गैसिंग हो गई, पुलिस आ गई, ये तो आप कर सकते हैं, आपको दिखाना फर्ज है, लेकिन लोग देखना चाहते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो मीडिया को चाहिए कि अगर ये फर्ज की ये हो गया है तो एक रिपोर्टर आप डिप्यूट करें कि अच्छा भाई ट्रैफिक कहाँ जा रही है, ट्रैफिक के ऑल्टरनेट रास्ते कहाँ हैं, ये बता दो ताकि लोग रास्ता बदल के निकल जाएं, वहां ना फंसे, ट्रैफिक जैम क्यों हो रहा है। मगर साहब वो जैम ही बता रहे होते हैं। हाँ, उसका तो मैंने BBC पे सुना, आप अगर रेडियो चला रहे होते हैं तो BBC पे एक चैनल आता है, आप रेडियो चैनल, अमेरिका में भी चैनल आता है, अमेरिका में भी गाड़ी ड्राइव की मैंने, वहाँ चैनल तो वहाँ चैनल आता है, वहाँ चैनल को आप लगा ले, वो आपको मौसम का हाल बताएगा कि फला रोड को छोड़ दो, वहाँ बारिश होने वाली है, वहाँ बर्फ़ पड़ने वाली है, सर्दी का ज़माना, तो वहाँ रोड को छोड़ दो, वहाँ ट्रैफिक जाम है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग फला रूट ले लो। ये चीज़ें वहाँ फीट आती रहती हैं, और गाने भी आते रहते हैं ताकि आपका आपकी ज़रा ध्यान बटा रहे। फिर ब्रेक कर करके वो बताते हैं कि चेंज योर रूट, योर इफ़ यू गोइंग ऑन दिस रूट टेक टू दिस रूट, ताकि वो आप ट्रैफिक जैम वहाँ पाता है ट्रैफिक। ये पाकिस्तान टेलीविजन में, रेडियो में आना चाहिए। पाकिस्तान टेलीविजन तो नहीं कर सकता रेडियो गाड़ी में, लेकिन रेडियो बहुत सारे यहाँ पर उनके पास तो वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि एक टाइम ड्यूरेशन है कि 9 से 5 तक टीवी है या 4 से 12 तक है, वो तो 24 घंटे 24/7 है। तो नहीं है अब सलाउद्दीन साहब के 24 घंटे तो कुछ तो दिखाना है हमें, अपना काम भी, हर चीज़ कुछ नया तो दिखाना है। इस वैसे टेक्निकली तो जब सहाफ़त की हम बात करते हैं बड़ी तरक्की की है इस लिहाज से देखें, मगर आपके ख्याल में मजमूई तौर पर जो मीडिया है ज़वाल पज़ीर नहीं, इस लिहाज से कह रही हूँ, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन ज़वाल पज़ीर तो मैं नहीं कहूँगा, मीडिया ने तरक्की की है बहुत, और उस तरक्की को हमें नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं कह रही, इंफॉर्मेशन के मामले में कह रही हूँ, एजुकेशन जो है उसकी मीडिया की एक कमजोरी रही है पाकिस्तान में सारे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ। देखिए मीडिया की एक कमजोरी है कि आप किसी भी, इतने सारे टेलीविजन स्टेशन हैं, किसी चैनल को उठा के देख लें, टॉक शो हर चैनल पर होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, नवाज शरीफ, इमरान खान, शेख रशीद फला, तो तब सियासत डिस्कस हो रही है।
कोई ये डिस्कस करता था कि पार्लियामान का जो रोल है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जमहूरियत सही चल रही कि नहीं चल रही, उस पर कोई डिस्कस नहीं करता। सेकेंड थिंग, कोई ये डिस्कस नहीं करता कि जनाब आपकी तरजीहात मुल्क की तरक्की के लिए क्या हैं। तालीम है, सेहत है, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। मैं जापान गया था अभी तो 3-4 महीने पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं 10-12 साल बाद जापान आया हूँ, तो तुम में पहले से तरक्की हुई, तुम तो दूसरी जंग अज़ीम में तमाम बर्बाद हो चुके थे, फिर उस वक्त भी तुम तरक्की और तरक्की करो, वजह क्या है? उनका 3 आदमी का मेरे साथ पैनल बैठा था टेलीविजन पे, सबने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, एक कहने लगा मैं साइंटिस्ट हूँ, कहने लगा बिकॉज एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, वी डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज एजुकेशन। हम एजुकेशन पे सबसे बड़ा बजट रखते हैं। तो जब तालीम पे आप बजट रखते हैं तो अवाम की भी तख्लीक होती है, आपकी जहनी सलाहियतों को जिला मिलती है। तो बस कीजिए, सेहत पे आप देखें बच्चे मर रहे हैं, हालात जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के क्या है, बुरे हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, आगा खान ये 2-4 प्राइवेट हॉस्पिटल है तो इतने महंगे हर आदमी जा नहीं सकता। तो हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि अपने तय्युश के ऊपर पैसा खर्च करे, जबकि 50-50 गाड़ियां लेके चल रही हैं, इतने बड़े महल बनाए जा रहे हैं। तो आपको याद है स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने उतरा, अपनी गाड़ी चलाता है, जुल्फिकार अली भुट्टो को रिसीव करने, हम स्टॉकहोम एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो मालूम है क्यों? तो कहने लगा कि जी मेरी वाइफ गई हुई थी, मेडिकल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, आई हैड टू कुक ब्रेकफास्ट फॉर माय चिल्ड्रन। तो मैंने बाद में लोगों से पूछा कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बच्चों का, उसने कहा यस माय प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अलाउड सर्वेंट और ड्राइवर, ही इज टू ड्राइव हिज कार, ही इज टू कुक हिज फूड। फिर जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ तो सब कुछ ही उससे उलट है। मैं जब मेरे बाजू में मैं निकलता हूँ तो मेरी बाजू में 3-4 घर के पीछे वीआईपी रहते हैं, 25-25 वाले खड़े तो कौन के पैसे साहब, क्या हुकूमत का इस वक्त क्या रोल है जर्नलिज्म के हवाले से, पॉजिटिव, मनफी, या फिर क्या कहेंगे आप उसको कि मनफी है या मस्बत है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या इस वक्त इनका? देखिए, हुकूमत का रोल इस वक्त तो मुझे नज़र नहीं आ रहा जो रोल है हुकूमत का। हुकूमत का रोल ये होता है कि अवाम की तरजीहात का तयन करे कि अवाम क्या चाह रही है, उसको किन ज़रूरियात की ज़रूरत है, पैसे की, भूख से गुर्बत से निकालने की, तालीम की, सेहत की, अस्पताल नजर आ रही हैं। नहीं, लेकिन वो अब तरजीहात क्या है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो जरूर बनाइए साहब, लेकिन खुदा के वास्ते चाइना ने जो इतना बड़ी तकरीक की है और इतना बड़ा दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है, वो आपके यहाँ $46 बिलियन लेके लोन आ गया, आपको दे रहा है। लोन है ये आपका सैंक्शन नहीं है, लोन है आपके पास, या आपको एक दिन अदा करना पड़ा। लेकिन इसमें सारी चाइनीज कंपनियां आएंगी, पाकिस्तान से इत्तेहाद करने की कंपनी, वो चाइना का कैपिटल। लेकिन बहरहाल तरक्की के लिहाज से आपकी तरक्की हो जाएगी, लोन से तरक्की होती रहेगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आजकल की दुनिया में हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि क्या हम इतने बड़े बड़े महलात बनाएं अपने रहने के लिए, कि अगर हम क्लिफ्टन में चले जाएं, मैं नाम लूंगा आप समझ जाएंगे, एक साहब सदर ममलिकत थे, उनकी पूरी 3-3 रो क्लिफ्टन की खाली करके आप स्विमिंग पूल और बेसमेंट होता नहीं क्या क्या बना हुआ है। और फिर आप चले जाएं लाहौर में, जहाँ पे धरना देने का अब इंडिया दिया जा रहा हमें, तो वहाँ पे 1700 एकड़ क्या जेब देता है गरीब मुल्क के हुक्मरानों को? ये चीज़ें, ये तरजीहाती गलत है ना हमारी। वही पैसा लेकर के आप गरीबों को दे दें, उनकी बस्तियां बसा दें, उनके घरों को आबाद कर दें, वो दुआएं देंगे आपको, कम अज़ कम उनके सर पे रूफ होगा। तो ये तरजीहात नहीं है ना हमारी, एक चीज़। दूसरे, जब हम इससे बात कर रहे हैं टेलीमीडिया के हवाले से, आज आज़ादी सहाफ़त की बात कर रही हैं आप, हम जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे अभी देखना पड़ेगा कि क्या हुकूमत सेंसर पे आमादा है। बिल्कुल, ये मैंने आपसे कहा कि उस तरफ है उसका सेंसरशिप की तरफ मुझे नजर आ रही है, हुकूमत जा रही है और कोशिश कर रही है कि चीजें ना कहा जाए, रोकवा दें उसको। और आप अपना फिर तो एक तरह से फिर वो एक दोबारा वो दौर आता नजर आ रहा है जो आप 63 की बात कर रहे थे। डार्क एजेस में चले जाएंगे, जो जिस अंधी गली से निकल करके हम आए हैं मुल्क में, और आज हमारा मुल्क तरक्की पसंद करता है, दुनिया हमें एक सहाफत मानती है, दुनिया हमारे मीडिया को एतबार करती है, उससे बिल्कुल कोई आप पे एतबार नहीं करेगा। फिर आप जमाने जाहिलियत तो चले जाएंगे आप। साहब, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, आज हम जब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें अभी शुरू में आपने कुछ तंजीमों की बात की, 3 तंजीमें थी जो जब इकट्ठा हुई तो फिर एक जाहिर बात, जब तक इकट्ठा नहीं होता उससे तो कोई चेंज नहीं आ सकता। क्या आज तंजीमों की, सहाफ़त या मीडिया की जब बात करें, उनकी उस तरह अहमियत है जैसे अब ये PFUJ है, को एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं? एग्जिस्ट करती हैं ये? नहीं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, करती तो है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तंजीमें जो हैं उनके तंजीमों के अंदर तंजीमें बन गई हैं। हाँ, इनमें ना इत्तफाक़ी हो गई है, ना चाक़ी हो गई है। और उसमें बड़ी वजह यह है कि 2 PFUJ बन गई, 3 बन गई थी पाकिस्तान फेडरल यूनियन, जो कि मेरे ज़माने से लेकर जब मैं 1963 में आया था एज ए यंग स्टूडेंट, फ्रेश फ्रॉम कॉलेज प्रोफेशन आया था, तो मैं देखता था कि जर्नलिस्ट एक आवाज़ में बोलते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं। सभी बच गए, सब
ऐसा लगता है कोई किसी की जेब में, कोई किसी की जेब में। मैं किसी पे नाम नहीं लेता, लेकिन माफ़ कीजिएगा हालत यही है। अब वो बातें हो रही हैं कि जब आप यूनाइट कर जाओ, फरा कर जाओ, तो यूनिटी का टर्म्स क्या होगा, कैसे यूनाइट करेंगे, कौन कितना। पैसे की चमक दमक जो है ना, ये माशरे को खा रही है आपके। साफ़ी भी उससे मुबरा नहीं हुए, उससे भी अफेक्टेड है, वो भी एक पैसे की तरफ लौट पड़े। और मैं अगर एक गलत बात कर दूँ तो इसको बुरा न मानिएगा कि एक शायर ने कहा था, मनचले शायर ने, कि कैसा नबी कैसा खुदा, पैसा नबी पैसा खुदा। तो जब पैसा ही आपका हर सब कुछ है, जो पैसे की जो आपका ज़मीर भी एक दौड़ लगी हुई है पैसे के पीछे। बेहजाद अगर आप जानती हैं, शायर था, मर गया, उसने कहा था, ये जो भीड़ है बेहालों की, दौड़ है चंद वालों की। अंदाजा कीजिए गौर पे उसके मिसरों का। ये जो भीड़ है बेहालों की, बेहाल मतलब गरीब लोग, दौड़ है चंद वालों की, चंद भूख के वजह बार है, नानो नमक का बोझ लिए जल्दी से घर जाने का गम। अब बताइए कि जब जहाँ ये हालत हो, वहाँ आप क्या सहाफत की बात करेंगी, वहाँ आप क्या तरक्की की बात करेंगी, वहाँ आप क्या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करेंगी। अवाम भूखे हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको तालीम चाहिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। यही तरजीहात हुकूमत की होनी चाहिए, और ये मीडिया का फर्ज है कि इन पर प्रोग्राम करें, इनको हाईलाइट करें, हुकूमत को दबाव डाले कि आप करें। ये अफसोस के साथ सिर्फ सियासत ही रह गई है हमारी मीडिया, उसमें हम भी शामिल हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं। सहाफत के दिन के हवाले से बात हो रही है। लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त सहाफत जो है आपके नज़दीक, जब आप पहले अपने वक्त को देखते हैं, जिस तरह जब आपने स्टार्ट लिया था और आज, आप क्या समझते हैं किन बड़े मसाइल का शिकार? 1 2 3 बस फिंगर टिप्स से बताइए, फिर हम। बहुत सिंपल है। हमने जब जिस ज़माने में सहाफत ली थी, तो शायद कुछ बुजुर्ग अहबाब हमारे असातिज़ा में से थे, एडिटर हजरात या सीनियर हजरात, तो उनकी कुछ अक़दार थी जो अपने ज़माने तालिब इल्मी से लेके आए थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन हमारे असातिज़ा में से थे, साफ़ी थे, लेकिन असातिज़ा के किरदार सिखाते थे हमें कि बेटा ये करो, अपने ज़मीर को मत बेचना, अगर खबर नहीं दे सकते हो तो एडिटर पे छोड़ दो, एडिटर फैसला करेगा इसका, ठीक है, तुम दे दो। लेकिन आज जो हम देखते हैं, हर आदमी जो है साफ खबर को बेचने के चक्कर में रहता है कि खबर बेच दो, पैसे कुछ वसूल लो, खबर दबा दो। बिकती है तो आपका ज़मीर भी बिका, इसका मतलब है साफ जाहिर है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा, वरना मुआशरा बिल्कुल तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और नाज़रीन, आपसे ये कहूँगी लास्ट नोट पर कि प्रेस की जो फ्रीडम है, उसका मकसद यही है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जमहूरियत की तरक्की के लिए। आपसे एक जुमला और कह दूं, जरूर। बहुत ज़माने से, मुशर्रफ के ज़माने, जावेद जब्बार इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे, उस ज़माने से एक फ्रीडम ऑफ एक्ट पास होना था, जो पास कर दिया गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ हो गया। उसमें यह था कि कोई भी आदमी किसी भी महकमे की वेबसाइट पर जाके उसकी तमाम चीज़ें मालूम कर सकता है, सवाल दे सकता है कि मुझे बताओ तुम्हारा खर्चा कितना हो रहा है, प्रोजेक्ट पैसे। वो क्यों विड्रॉ हो गया है सब? ये आवाम का बुनियादी हक है, फ्रीडम ऑफ एक्ट। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाज़रीन, यहाँ पे यही बात के जिस तरह शुरू में सलाउद्दीन साहब ने कहा था कि आज़ादी का मतलब है ज़िम्मेदारी, तो ज़िम्मेदारी को समझिए और इस ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपनी तमाम सहाफ़त को उसी तरह पॉजिटिव वे में लेकर आइए। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।